हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली, आपकी साइंस टीचर, आज आपके लिए फिर एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत हमने कोयला आदि पढ़े थे। इसी चैप्टर को इस वीडियो में हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और तभी आप इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, आइए जानते हैं। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। तो बच्चों, पेट्रोलियम कैसा होता है? गहरे रंग का होता है और तेल जैसा होता है। तो ये क्या है? गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। पेट्रोल की गंध हमको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसकी गंध काफी अप्रिय होती है। बच्चों, जब आप कभी कहीं रास्ते में जाते हैं और आप ट्रैफिक में या जाम में फंस जाते हैं तो आप देखते हैं कि सर चकराने लगता है और उल्टी सी आने लगती हैं। वो पेट्रोलियम की गंध की वजह से ही होता है। काफी लोगों को उससे एलर्जी होती है। तो पेट्रोलियम की गंध अप्रिय होती है। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर के बना है, पेट्रा प्लस ओलियम, जिसमें पेट्रा का अर्थ है चट्टान और ओलियम का अर्थ है तेल, अर्थात चट्टानों के मध्य से निकलने वाला तेल। इसका अर्थ हो गया कि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। जमीन के नीचे जो चट्टानें होती हैं उनके बीच से इसको निकाला जाता है। ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, कारों, स्कूटरों आदि में होता है। बच्चों, पेट्रोल का उपयोग कहाँ होता है? हल्के स्वचालित वाहनों में जैसे मोटरसाइकिल, कारों, स्कूटरों आदि में। और जो भारी वाहन होते हैं, भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, इनमें डीजल काम आता है। इनमें पेट्रोल नहीं काम आता, बल्कि पेट्रोल की जगह क्या काम आता है? डीजल काम आता है। आगे चलते हैं, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? जो जीव समुद्र में रहते हैं। जब ये जीव मृत हुए, यानी कि जब ये मर गए, तो इनके शरीर समुद्र के पैदे में जाकर के जम गए। मरने के बाद इनके शरीर समुद्र के पैदे में जाकर के जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए और इन मृत शरीरों के ऊपर रेत की और मिट्टी की परतें काफी इकट्ठी होती गईं और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में, बच्चों वहां वायु तो है नहीं है समुद्र में, तो वायु की अनुपस्थिति में और उच्च ताप, हाई टेम्परेचर और उच्च दाब, वहां नीचे तली में समुद्र की में दाब भी बहुत हाई होगा। तो ये जो मृत जीव थे ये किस में बदल गए? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में ये बदल गए। तो पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ? जो समुद्र में रहने वाले जीव थे, जब ये मर गए तो ये समुद्र की पैदी में जाके जम गए और इनके ऊपर रेत और मिट्टी की लेयर बन गई और लाखों वर्षों में, सोचिए इसको बनने में कितना टाइम लगा है, लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और दाब में ये जो मृत जीव हैं ये किस में बदल गए? ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। इस तरीके से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ और हम इनको कुओं के द्वारा, कुएं खोद खोद करके हम इनको निकालते हैं। जहां हमें पता चल जाता है कि यहाँ पेट्रोलियम का स्रोत है, वहीं पर हम कुओं का निर्माण करते हैं। इसमें पहला जो विश्व का पहला तेल का कुआं था, जो पहला सबसे पहले जो मिला था वो पेंसिल्वेनिया में मिला था। अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल किया गया था। पहला तेल का कुआं कहाँ ड्रिल किया गया था, कहाँ पे बनाया गया था? पेंसिल्वेनिया में। ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में। और किस ईयर में बनाया था ये? 1859 में। और 8 वर्ष बाद, इस कुएं के 8 वर्ष के बाद, यानी कि 1867 में
असम के माकुम नामक स्थान पर, कौन सा स्थान है असम का? माकुम। माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। दूसरा कुआं 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर पता चला। और भारत में तेल अब कहाँ कहाँ पर मिलता है? असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ये वर्तमान में जहाँ तेल मिलता है इंडिया में वो स्थान है। तो ये हमने तेल के कुओं के विषय में जाना। अब आगे चलते हैं। पेट्रोलियम का परिष्करण, यह क्या होता है? यह विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण है। पेट्रोलियम किस किस का मिश्रण है? पेट्रोलियम गैस, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, इन चीजों से मिलकर के बना है। तो ये इसके क्या है? संगठक जो इसका निर्माण करते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों जिनको हम प्रभाज भी कहते हैं, ये जो संगठक है इनको प्रभाज भी कहते हैं, इनको पृथक करने का जो प्रक्रम है, इनको अलग अलग करने का जो प्रोसीजर है, उसको हम क्या कहते हैं? परिष्करण। अब आप समझ गए परिष्करण क्या है? पेट्रोल जिन संगठकों से मिलकर के बना है उन सभी संगठकों को अलग अलग करने के लिए जिस प्रोसीजर को हम ऑपरेट करते हैं वो परिष्करण कहलाता है। अब आगे चलते हैं। ये जो संगठक है इनके उपयोग क्या क्या हैं? तो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग। पहला संगठक है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। और इससे सभी बच्चे बहुत अच्छे से परिचित हैं क्योंकि हमारे घरों में जो खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर है उसमें जो गैस भरी जाती है वो यही गैस होती है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में हम द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो इसका उपयोग क्या हो गया? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। दूसरा है पेट्रोल, इससे भी हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई, ये जो मोटर है उनमें वाहनों में ईंधन के रूप में काम आता है। शुष्क धुलाई जिसे हम ड्राई क्लीन कहते हैं, जो कपड़ों की, जो ऐसे कपड़े जो घर में नहीं धुल सकते उनकी फिर शुष्क धुलाई होती है यानी कि ड्राई क्लीन होती है। तो उसके लिए ये विलायक का यानी कि पदार्थों को घोलने के लिए विलायक का कार्य करता है। तीसरा आता है मिट्टी का तेल, इससे भी हम अच्छे से परिचित हैं। बच्चों अभी से थोड़े समय पहले स्टोव चलते थे, गैस की जगह पर प्राथमिकता स्टोव को थी। उनमें मिट्टी का तेल भरता था और मिट्टी का तेल भर के वो चलते थे जिस पर खाना आदि बनाया जाता था। और लैंप, आजकल मोमबत्ती, इन्वर्टर, आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए हैं, लेकिन पहले टाइम पर और काफी जगह आज भी रात्रि में लैंप का प्रयोग करा जाता है जिसमें मिट्टी का तेल भरा जाता है। और जेट वायुयान में ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। चौथा है डीजल, इसका कहाँ होता है? बाहरी मोटर वाहनों में, हमने पीछे भी पढ़ा था, जो भारी मोटर वाहन होते हैं उनमें। और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन का कार्य करता है। जो विद्युत जनित्र होते हैं यानी कि जनरेटर जो होते हैं विद्युत को उत्पन्न करने वाले, उसमें भी ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग होता है। पांचवा है स्नेहक तेल, इसमें ये इसका उपयोग कहाँ है? स्नेहक के रूप में, चिकनाई के रूप में। अगला है पैराफिन मोम, ये का उपयोग होता है मरहम, ये जितनी भी दवाइयां होती हैं, मोमबत्ती बनाने में, वैसलीन आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। अगला है विटामिन, इसका प्रयोग हम पहले भी इसी अध्याय में पीछे पढ़ चुके हैं कि आजकल इसका उपयोग कोलतार की जगह सड़क निर्माण में किया जाता है। पहले कोलतार का प्रयोग ज्यादा होता था लेकिन अब कोलतार की जगह पर बिटुमिन का प्रयोग सड़क निर्माण में किया जाता है और पेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक जिनके हमने उपयोगों के विषय में जाना। अब आगे चलते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। तो बच्चों पेट्रोलियम से और प्राकृतिक गैस से हम बहुत से उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करते हैं और इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन कहते हैं। तो इस पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेशे कौन कौन से? पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि, जिनको हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
उसमें होता है, पॉलीथीन के निर्माण में होता है। इन सभी के औद्योगिक निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक निर्माण मीन्स औद्योग बड़े स्तर पर, उद्योगों के रूप में जो बड़े स्तर पर निर्माण होता है उसको औद्योगिक निर्माण कहते हैं। तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अपमार्जक, रेशे, पॉलीथीन आदि में औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस से जो हाइड्रोजन बनती है उसका उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, और कौन से फर्टिलाइजर? यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण इसका हमने पीछे देखा कि पेट्रोलियम का कितना व्यावसायिक महत्व है, ये कितने काम का है ये। तो इसके अत्यधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? काला सोना, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके व्यावसायिक महत्व के कारण। अब आगे आते हैं प्राकृतिक गैस। ये क्या होती है? ये भी एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन हम पीछे पढ़ चुके हैं। ऐसा ईंधन जो मृत अवशेषों से प्राप्त होता है, जो पौधे और जंतुओं के मृत अवशेषों से जो ईंधन बनता है उनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर है? उपयोग से पहले हम एक चीज और इसके बारे में जानते हैं कि इसका परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पाइपों द्वारा आसानी से होता है। मतलब इसको पाइप के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसे उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि जिसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जा सकता है। इसको हम स्टोर कर सकते हैं सीएनजी के रूप में उच्च दाब पर। और सीएनजी से काफी बच्चे परिचित होंगे। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ है ये जानते हैं। तो इसका उपयोग परिवहन वाहनों में, आपने पढ़ा होगा सीएनजी बस है ये, तो इसका उपयोग कहाँ? परिवहन वाहनों, जो आवागमन के लिए जो वाहन यूज होते हैं उसमें ईंधन के रूप में किया जा रहा है। यह कम प्रदूषणकारी है। इसका क्यों उपयोग ज्यादा किया जा रहा है ईंधन के रूप में? क्योंकि ये प्रदूषण बहुत कम फैलाता है। तो यह कम प्रदूषणकारी है एवं स्वच्छ ईंधन है, साफ ईंधन है जो हमारे वातावरण को कम दूषित करता है। इसका उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। मतलब काफी रसायन और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण के लिए जो प्रारंभिक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, क्योंकि जहां इनकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से आसानी से हो जाती है, और आपूर्ति आसानी से होने की वजह से इसको कहीं भी इजीली पहुंचाया जा सकता है। अब हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ मिलती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अब अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, इसके बारे में बात करते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से? जैसे जीवाश्म ईंधन है, वन, खनिज आदि, ये सब समाप्त होने वाले हैं। इनके स्रोत सीमित हैं। अब वो सीमित क्यों हैं आइए जानते हैं। कोयला और पेट्रोलियम, इन दोनों को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन के विषय में हम पहले भी जान चुके हैं कि जो मृत जीव और पौधे होते हैं उनके अवशेषों से ये बनते हैं। तो कैसे बनते हैं ये? मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लगता है। बच्चों, हमने ये तो कह दिया कि मृत जीवों के अवशेष ईंधन में बदल गए, लेकिन इनको बदलने में लाखों वर्ष का समय लगता है। लाखों वर्षों में ये ईंधन में परिवर्तित हो पाते हैं। और जो ज्ञात भंडार हैं, जो हमें पुराने भंडार प्राप्त हुए हैं, वो कुछ 100 वर्ष ही चलने वाले हैं। भाई उनका हम लगातार उपयोग करेंगे और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो ये कुछ 100 वर्ष ही चलेंगे। अब बनने में इसको लाखों वर्ष लग रहे हैं। इतनी आसानी से तो हम इसको कुछ 100 वर्षों में बना नहीं सकते। लाखों वर्षों में धीरे धीरे
चलने वाला प्रोसेस है, ये लाखों वर्ष लगते हैं इसको बनने में, और जो ज्ञात भंडार हैं वो कुछ सौ वर्षों में खत्म हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे इन संसाधनों के खत्म होने का डर है। तो ये इनकी मात्रा कैसी है, सीमित। एक तो इनकी मात्रा सीमित है, और दूसरा इन ईंधनों का जलना, इन ईंधनों के जलने से क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलता है। तो इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसका अगला पॉइंट है कि इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। बच्चों, विश्व उष्णन क्या होता है, इसको हम पृथ्वी उष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, जो आजकल की मुख्य समस्या के रूप में हमारे सामने है। इसमें क्या होता है कि प्रदूषण की वजह से CO2 की मात्रा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये जो CO2 है ये सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी से वापस जाने नहीं देती, बल्कि पृथ्वी पे ही रोके रहती है, और जिसकी वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी कैसी हो रही है, गर्म हो रही है, और इसको हम विश्व उष्णन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसका जो सबसे बुरा इफेक्ट है वो ये है कि इस बढ़ते ताप की वजह से जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी के, उनके जो आइस पोल हैं वो गलना शुरू हो गए हैं, और यदि वो गलना शुरू हो गए तो इससे समुद्र और आसपास की नदियों का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी उष्णन कहते हैं। तो इस वजह से इसका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। तो बेहतर पर्यावरण यानी कि कम प्रदूषण वाला और विश्व उष्णन के खतरे को कम करने और ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, मतलब किस किस वजह से, एक तो पर्यावरण बेहतर रहे, प्रदूषण रहित रहे, दूसरा विश्व उष्णन का खतरा न रहे, और तीसरा ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहे। इसके लिए इन ईंधनों का उपयोग नितांत आवश्यक होने पर ही करें। हमको अनावश्यक रूप से इन ईंधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, तभी इन ईंधन का प्रयोग हमको करना चाहिए, वरना इससे प्रदूषण फैलेगा और विश्व उष्णन का खतरा बढ़ रहा है, और इनकी उपलब्धता भी सीमित मात्रा में है। इसीलिए इनका उपयोग हमको बहुत आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, इसको PCRA कहते हैं, लोगों को सलाह देती है। ये जो संघ है ये लोगों को क्या सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय हमको किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल बचाएं, इसके गुर हमको बताता है, इसके तरीके हमको बताता है। तो क्या हैं ये तरीके? जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए, एक सी स्पीड से चलाइए और ज्यादा तेज मत चलाइए, मीडियम गति से उसको चलाइए। दूसरा, यातायात लाइटों पर जहां पर हमें थोड़ी देर रुकना पड़ता है, वहां आपको प्रतीक्षा करनी हो, वहां पर गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, उसको चालू मत रखिए, इससे कम प्रदूषण फैलेगा। तीसरा, टायरों का दाब सही रखिए, टायरों में हवा सही रखिए। और चौथा, गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। नियमित रख रखाव में समय समय पर उसकी सर्विस कराइए, उसके इंजन को चेक कराइए, जिससे कि अनावश्यक रूप से प्रदूषण न फैले। तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए, तो हम बेहतर पर्यावरण बना पाएंगे और इन संसाधनों का उपयोग हम लंबे समय तक कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बच्चों डिस्कस करते हैं। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें बनाई जा सकती हैं? तो सोचिए आप भी इस बारे में कि क्या हम प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन कह रहे थे, बना सकते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर होगा नहीं। इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है। हमने अभी पीछे भी इस पर चर्चा की कि इनको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है, ये बहुत धीमा प्रोसीजर है। तो इसके जो बनने की परिस्थितियां हैं उनको प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। तो बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो? आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वास्तव में पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।